नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो ये कहता है कि पहले हमें हाउस जॉब मिलती थी इधर से फाइनल प्रॉफ देने के बाद, जो कि हमारा पीएमडीसी के साथ एग्रीमेंट था, उसके साथ हमें हाउस जॉब मिल जाती थी। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम कहता है कि नहीं, अमेरिका में यूएसएमएलई की तरह हम एक एग्जाम रखेंगे जो कि एंट्री भी होगा और एग्जिट भी होगा। आपको हाउस जॉब लेने से पहले एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना पड़ेगा और उस एमसीक्यू बेस्ड पेपर के अंदर 5 साल का सिलेबस होगा। हाउस जॉब एंड करेंगे तो उसके बाद आपको एक ऑस्पी बेस्ड पेपर देना होगा जिसके अंदर आपके 20 स्टेशन होंगे और उसके अंदर प्रोफेसर खड़े होंगे और वो आपसे वहां पे परफॉर्म करवाएंगे कि आपने हाउस जॉब में जो कुछ सीखा वो करके दिखाएं। उन 20 स्टेशन में से कुछ 3 स्टेशन ऐसे हैं जो कि असेंशियल हैं, अगर आप उनमें फेल होंगे तो आप पूरे एनएलई में फेल हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि जो आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है वो आप पास उस वक्त करेंगे जिस वक्त आपके पास 70% मार्क्स होंगे। तीसरी चीज ये कि अगर आप एनएलई का ये ऑस्पी बेस्ड टेस्ट फेल करेंगे 3 मरतबा तो आपका रिटर्न भी फेल हो जाएगा, वो भी कंसिडर हो जाए नहीं होगा। और आखिरी चीज ये कि जब तक आपका पहला वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट पास नहीं होगा, आप फाइनल ईयर के बाद 6 महीने अपने घर बैठेंगे। 6 महीने घर बैठने के बाद साल में 2 मरतबा एग्जाम हुआ करेगा, आप वो दिया करेंगे और उसके बाद आपको हाउस जॉब मिलेगी। और हाउस जॉब में भी क्या मिलेगा, वही जो अभी मिल रहा है। तो फिर सवाल यह है कि फिर ये एग्जाम है ही क्यों और ये फिर हमसे लिया क्यों जा रहा है। हमारे जो इस पर 3 एतराज़ात हैं वो मैं आपको बड़े चीज़ा बता देता हूँ ताकि फिर हम बाद में अपने दूसरे स्पीकर के पास जाएं। पहला एतराज़ हमारा ये है कि हमारे पीएमडीसी ने 1962 के ऑर्डिनेंस के तहत इंडक्ट किया था। जब हमारा एडमिशन हो रहा था, जब आप लोगों का एडमिशन हो रहा था, तो आप लोगों ने एक स्टैम्प पेपर उनको जमा करवाया होगा जो पीएमडीसी के नाम जमा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर हम 5 प्रॉफ देंगे तो हमें डिग्री भी मिलेगी और हाउस जॉब भी मिलेगी। और उसमें यह भी लिखा था कि अगर हाउस जॉब नहीं करेंगे तो जुर्माना होगा। सवाल ये है कि जब हमारा एग्रीमेंट ही पीएमडीसी के साथ हुआ है, हम ये सोच के मेडिकल में आए कि हमें 5 प्रॉफ देने के बाद हमें एनएलई और हाउस जॉब मिलेगी, तो आप 11th और के ऊपर उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं, मेरी एक हमारे बहुत बड़े मेडिसिन के प्रोफेसर से बात हुई, मैंने कहा जी एनएलई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जी होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों होना चाहिए। उनका जवाब ये था, इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रॉफ सिस्टम की तो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। तो जब क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हम एनएलई लेके आना चाहते हैं। तो हमारा उनसे सवाल ये है कि आपकी सिस्टम की खराबी को आप एग्जाम से ठीक करना शुरू कर देंगे। आप अपने प्रॉफ के पेपर्स ठीक करें, जो हम इतनी मेहनत से प्रॉफ पास करते हैं। यही प्रोफेसर्स हैं जो कि प्रॉफ का पेपर बनाते हैं, जो कि प्रॉफ के वाइवास में बैठते हैं, ऑस्पी में बैठते हैं, वही एनएलई का बनाएंगे। जाहिर सी बात है, अमेरिका और यूएस से तो इंपोर्ट नहीं करेंगे प्रोफेसर्स, इन्हीं प्रोफेसर्स ने बनाना है। तो एक पेपर वो ये भी बना रहे हैं, दूसरा भी बना रहे हैं, एंड पे स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, ठेंगा। तो हम क्यों दें एग्जाम। तीसरी चीज, हमें 5 साल इन्होंने कहा कि 50% पासिंग परसेंटेज है। यूएचएस चलता ही 50% पासिंग परसेंटेज पे, क्या 50% लें और आप पास कर जाएं। आज एनएलई आ गया, वो कहता है कि 70% पासिंग परसेंटेज है। किस तरह आ गया है, किसने स्टैब्लिश किया है, किससे पूछ के स्टैब्लिश किया है। हमें कहते हैं कि अमेरिका और यूएस में देखें क्या होता है। तो मैं ये बता दूं कि जो लोग प्लैब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्लैब का एग्जाम पूरी दुनिया में लोग देते थे। यूके ने कंसीडर किया कि शायद प्लैब के एग्जाम में इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो हमें अच्छे डॉक्टर्स दे सके। उन्होंने कहा हम इसको चेंज करके यूके एमएलए बनाएंगे। यूके एमएलए वो सिस्टम ही चेंज कर देंगे। मगर ये उन्होंने 2018 में ही अनाउंस कर दिया था कि 2023 में पहली मतलब यूके एमएलए होगा। लिहाजा अगर आपने देना है तो आप 5 साल पहले जेन बना के बैठे, और अगर आपने नहीं देना आप मेडिकल में ना आए। यूएस में जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम है वो यूएसएमएलई है, और स्टेप 1 को दुनिया का मुश्किल तरीन एग्जाम समझा जाता है। और अमेरिका ने ये कंसीडर किया कि हम स्टेप 1 के स्कोर्स को खत्म कर देंगे। ये इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट थी, इतनी बड़ी चेंज थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मगर उन्होंने भी ये करने से पहले 3 साल पहले इन्फॉर्म कर दिया कि हम जनवरी 2021 के अंदर जो पहला एग्जाम लेंगे 2022 में, वो पास और फेल होगा, उसमें स्कोर्स नहीं होंगे। लिहाजा दुनिया का तरीका ये है कि वो पहले इन्फॉर्म करते हैं फिर इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे नहीं करते कि आप आते हैं 2019 में और आप कहते हैं आपसे एनएलई देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई, हमारे तो आपने बताया ही नहीं था। फिर ये सवाल कि एनएलई का सिलेबस उठा के देखें, फोरेंसिक के पेपर के सिर्फ 2 एमसीक्यूज हैं। मतलब अगर आप फोरेंसिक्स पूरी छोड़ भी दें, आपने 5 साल में फोरेंसिक्स ना भी पढ़ी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। मगर सवाल ये है कि जिस बच्चे को आपने फोरेंसिक्स के पेपर में सप्ली दी थी, उसका क्या कसूर है, उसका तो आपने साल जाया किया। आप फिर अमेरिका वाला सिस्टम है। अमेरिका में ये प्लीज याद रखें, यूएसएमएलई का सिस्टम समझने की जरूरत है। अमेरिका में यूएचएस की तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि सेंट्रल एग्जाम ले सके, कोई अथॉरिटी नहीं है जो प्रॉफ सिस्टम लेती है। और अमेरिका में बच्चे डिटेन नहीं होते। अमेरिका में हर स्कूल, हर इदारा अपने एग्जाम्स खुद ही लेता है, और वो बच्चों को चाहे एबीसी लिखवा के पास कर दे या 1 2 3 लिखवा के पास कर दे, उसका वो जिम्मेदार खुद है। उसकी क्रेडिबिलिटी वो कैसे स्टैब्लिश करते हैं, वो एंड पे यूएसएमएलई ले लेते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात और आखिरी नुकता कि अमेरिका में यूएसएमएलई रेजिडेंसी का इम्तिहान है।
पाकिस्तान में NLE रेजिडेंसी का इम्तिहान नहीं है, ये सिर्फ आपको हाउस जॉब में दाखिल होने और निकालने का इम्तिहान है। आपको हाउस जॉब करने के बाद मुमकिन है कि आप बहुत लाइक स्टूडेंट हो, मुमकिन है आपकी डिस्टिंक्शन आती हैं, आपको फ़र्क ही ना पड़े, आप NLE तैयारी करके दे दें, मगर याद रखिएगा वो NLE देने के बाद जब आपको हाउस जॉब मिलेगी उसके बाद आप धक्के खाएंगे BHU के लिए, क्योंकि BHU के बगैर आपको कहीं पर रेजिडेंसी नहीं मिलने वाली। 2 से 2.5 साल BHU करने के बाद आप इंडक्शन, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको JCAT देना पड़ेगा, जिसे FCPS पार्ट 1 कहते हैं, ताकि आप रेजिडेंसी में इंडक्ट हो सकें। उसके बाद आपकी रेजिडेंसी शुरू होगी। तो सवाल यह है कि फिर अमेरिकी निज़ाम बेशक ले आए मगर पूरा तो लेके आए। ये क्या बात है कि आधा आपने तितर बनाया, आधा आपने बटेर बनाया है। आप हमें दे रेजिडेंसी, हम NLE देते हैं। आप कहें आप कहते कि NLE दो, हम तुम्हें रेजिडेंसी देंगे, हमें कोई एतराज नहीं, मगर एटलीस्ट ये तो ना करें ना कि आपने सिस्टम को बिल्कुल एक लूप बना दिया। हमें लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं और कर हम क्या रहे हैं, हम चक्कर में घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ ये कि ये जंग है हमारी, और ये जंग है अवेयरनेस की। अगर हम एक दूसरे को अवेयर नहीं करेंगे, इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि भाई NLE तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, तो फिर क्या बनेगा। तो उनसे अर्ज ये है कि हुकूमत ने NLE का कानून पास किया है, मगर NLE की शराइत हुकूमत ने कानून में नहीं लिखी हुई, वो PMC ने तय की है। उस पर निगोशिएट हो सकता है। और उनमें कौन कौन सी शराइत है? उसमें पहली शराइत ये है कि NLE लागू कब से होगा, ये कानून में नहीं लिखा हो, ये PMC ने तय किया है। और हमारा ये मुतालबा है कि PMDC बैचेस को उससे एग्जेम्प्ट किया जाए, और वो PMD बैचेस जो यहाँ सारे बैठे हैं। दूसरा हमारा मुतालबा जो कि मेरी तरफ से है वो ये है कि ये जो 70% पासिंग परसेंटेज है, ये वैसे ही अनजस्टिफाइड है। ना US में ये होता है, ना UK में होता है। वहाँ पे परसेंटाइल सिस्टम चलता है, जो कि ये बहुत डिफरेंट है इससे। ये 70% पासिंग परसेंटेज नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हम हैं, हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। पाकिस्तान की तारीख में मैं अपनी ये तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ आखिरी चंद चीज़ों के साथ। पाकिस्तान की तारीख में 2 ऐसे शायर हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई हैं, और उन दोनों का कलाम अगर आज वो यहाँ पे होते तो वो इस डॉक्टरों के साथ ज़्यादती पे ज़रूर बोल रहे होते। और उनमें एक है हबीब जालिब और दूसरे हैं फैज़ अहमद फैज़। हबीब जालिब ने एक बड़ी खूबसूरत नज़म जेल में बैठ के लिखी थी, जब उन्हें माल रोड पर डंडे पड़े और जेल में लेके गए। और वो ये था कि दीप जिसका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो हर पल मसलहत के साये में पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और तुमने लूटा है बरसों हमारा सुकून। 5-5 प्रोफ दे के आए, ऐसे पास नहीं होते, कभी दे के दिखाएं। तुमने लूटा है बरसों हमारा सुकून, अब ना चलेगा हम पे तुम्हारा फसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हुकूम, तुम नहीं चारागर चाहे माने अगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और आखिरी चीज के ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे फैज़ अहमद फैज़ जो कह के गए थे वो आपकी गोशगुजार करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। और वो ये है कि ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब टूट गिरेंगी जंजीरें। अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। चलते भी चलो के अब डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। ए जुल्म के मातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। PMC अगर आज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हम आवाज नहीं उठा रहे। चुप रहने वालों चुप कब तक। ए जुल्म के मातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। ए जुल्म के मातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप तब तक। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। मैं दावत देना चाहूँगा तलावान को कि वो आके आप लोगों से बात करें और वो अपना प्लान डिस्कस करें कि हाउस ऑफिसर्स क्या सोच रहे हैं और वो इसको कैसे लीड करेंगे इस मूवमेंट को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस कोई प्लान, ठीक है, सबसे पहले तो अपने ज़हन खोल लें
ये रेजिस्टेंस आप लोगों ने करनी है, हम सब लोगों ने करनी है। ये शुगल मेला और तकरीरी मुकाबला यहाँ हम करने नहीं आए। आप लोगों ने अपना जहन बनाना है, अपने दिल से सोचना है कि ये एक अनफेयर पॉलिसी है, एक अनजस्ट पॉलिसी है जो आप पर नाफिज की जा रही है। और हमेशा कभी भी अनफेयर पॉलिसी और अनजस्ट पॉलिसी हमेशा उस वक्त आप पर नाफिज हो सकती है जब आप लोग चुप बैठ के भेड़ बकरियों की तरह, जैसे वो कोई वो चरवाहा होता है उनको लेकर जाता होता है, वैसे ही आप लोग चलते रहेंगे। ये हमेशा उस वक्त नाफिज हो सकती है, अदरवाइज ये कभी भी नाफिज नहीं हो सकती। हजरत अली का कौल है कि जिल्लत से बेहतर है कि तकलीफ बर्दाश्त कर लो। तो आप लोगों ने भी अपना जहन बनाना है कि इस वक्त धूप है, गर्मी है, अगर हम कोई भी चीज अनाउंस करते हैं 8 तारीख 9 तारीख जो भी हमारा प्लान है, अभी आपके अहमद रजा आपको डिटेल में बताएगा, उस वक्त आप लोगों ने हमारा भरपूर साथ देना है। आप लोगों ने पीछे नहीं हटना। आप लोगों के साथ के बगैर हम बिल्कुल नहीं आगे जा सकते। एक कोशिश ही है जो हम सब लोगों ने करनी है, जो पीएमसी इंशाल्लाह जो इस पॉलिसी से हटेगा। और ये सिर्फ एलजीए चैप्टर में स्ट्रगल नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल, हर मेडिकल कॉलेज में ये स्ट्रगल हो रही है। अल्लामा इकबाल सर्विसेज, जिना हॉस्पिटल, शेख जायद, मुल्तान, फैसलाबाद, हर जगह ये स्ट्रगल हो रही है। अब इसमें हम एलजीए चैप्टर किधर खड़ा है ये हम लोगों ने डिसाइड करना है, आप लोगों ने डिसाइड करना है और हम लोगों ने डिसाइड करना है। इसमें आप लोगों ने हमारा भरपूर साथ देना है। बाकी लीगली भी केस हम लड़ रहे हैं। 5 केसेस इस वक्त इस्लामाबाद पंजाब के लेवल पर हो चुके हैं। पीएमसी की रिसेंट पोस्ट आई है कि अब वो पीएमसी की रिसेंट पोस्ट आई है कि हम जो है स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन लेंगे। शुरू में ये लोग तो इनकी गर्दनों में सरिया था कि इन्होंने ना किसी वाइडी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी को ट्रस्ट में लिए नहीं था और विदाउट एनी पॉलिसी को ये पॉलिसी हमारे पर नाफिज कर दी थी। तो इनकी रिसेंट पोस्ट आई है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक इंटरेस्ट द स्टेक होल्डर्स। तो उन्होंने अब मुज़ाकरात के लिए भी बुलाया है, लेकिन ये मुज़ाकरात हमारे उस वक्त माने जाएंगे। इस वक्त 50% मनवाना तो कोई काम ही नहीं है, 50% के लिए तो वो राजी हुए पड़े हैं। लेकिन हमने ये बात मनवानी है कि ये पॉलिसी बिल्कुल अनफेयर और अनजस्ट है और इससे हम बिल्कुल नाफिज नहीं होने देंगे। बाकी डिटेल्ड प्लान अहमद रजा और सादिया इकबाल है, वो इस चीज़ को कैटर कर रहे हैं, वाईडी के कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो आके आपसे डायरेक्ट स्पीच करें। थोड़ा सा आवाम में जोश जज्बा तकरीर से पहले पैदा करने, आप लोगों ने, मैं नारा लगाऊंगा, आप लोगों ने आगे से कहना है आज़ादी, और इसके साथ साथ आपने थोड़ी सी तालियां भी बजानी है। तो शुरू करें, रेडी है सारे? हम लेके रहेंगे आज़ादी, तुम्हें तेरे दिन पड़ेगी आज़ादी, अस्सलामुअलैकुम। जज्बा तो काफ़ी भर दिया आप लोगों के अंदर फैज़ान ने, लेकिन अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकलिटी की कि हम कर क्या सकते हैं और हमें करना क्यों चाहिए। आप लोगों को अभी फैज़ान ने बताया कि एनएलई के नुकसानात क्या हैं। यहाँ पे अक्सरियत जो है वो मेरे जैसों की है जिन्होंने प्रॉफ 51 या 52% पे पास किया, 70% किसी के भी नहीं है अगर वाईवे को निकाल दिया जाए तो। अब ये है कि अगर 70% आपको सिर्फ थ्योरी में लेने पड़ जाए ना तो हर किसी के बाल बेचारे मुदस्सिर की तरह हो जाएंगे। वो मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो ये चाहते हैं कि हमारी शादियों तक हमारे पेट निकल आए, हम गंजे हो जाएं, हम सारा साल इन्हीं के पास फंसे रहें। अब मसला क्या है, ये एनएलई का इम्तहान नाफिज क्यों किया गया? जब आप देखते हैं कि यहाँ से निकल के आपको BHUs चाहिए और पूरे पंजाब में जो BHUs की कैपेसिटी है वो 3-4 हज़ार ज़्यादा नहीं है और अकेले पंजाब के ग्रेजुएट 12,000 से ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उन ग्रेजुएट्स को कहीं ना कहीं तो मसरूफ़ रखना है ना। जो बेरोज़गार होगा वो कल को रोड पे निकलेगा और जो बेरोज़गार होगा तो फिर उसको उसमें मसरूफ़ रखना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जो एक स्ट्रेट पाथवे है उसमें लूप्स क्रिएट कर दिए गए हैं ताकि आप उनमें बिजी रहें, आप रियासत से अपने हकूक ना मांगे। आपको लगे कि हम अपने पार्ट पे डेफिशिएंट हैं, रियासत तो हमें प्रोवाइड कर रही है। ये सारा कुछ आपके साथ ये खेल खेला जा रहा है।
अब आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या करना है। 6-7 महीने के अंदर अगर आप में से कोई बंदा अभी उठ के कह देना कि मैं पूरा का पूरा MBBS का सिलेबस रिवाइज कर सकता हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात है, अगर आपका ये इम्तिहान अनाउंस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि आपका मजीद वक्त जाया किया जाए। अब करना क्या होगा? हम सब के लिए बेहतर यही है कि 7 या 10 दिन की हम ऐसी स्ट्रगल करें। बेशक हमें धूप में जाना पड़े, बेशक हमें कॉन्फ्रेंसेस खुद अरेंज करनी पड़े हॉल्स के अंदर, बेशक हमें रोड्स ब्लॉक करनी पड़े, हम करें, हम इसके लिए निकलें। ये आप सबके सामने मशहूर वाक़या है कि एक बादशाह के दरबार में जो अवाम जो शिकायत नहीं लेके आती थी, तो उसने क्या किया कि एक मशहूर पुल के ऊपर कहा कि जो भी गुजरेगा उसको जूते लगेंगे। तो फिर भी राया ने गई, उसने जूते बढ़ा दिए और राया ने अभी भी शिकायत ना की। जब उसने जूतों की तादाद कोई 10-12 कर दी तो राया उसके पास गई कि बादशाह सलामत, जूते बेशक 20 लगा लें लेकिन मारने वाले बंदे 4 कर दें। और ये हमसे भी ये एक्सपेक्ट करें कि टेस्ट ले लें, बेशक क्राइटेरिया 50% कर दें, लेकिन हमारी इस तरह की कोई डिमांड नहीं होगी। हम एब्सोल्युटली एनएलई फ्री होकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। बस आप सबसे यही दरख्वास्त है कि जो भी हम आपको कॉल दें, बीइंग योर सीनियर्स, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हों। हम आपको अपने पीछे नहीं देखना चाहते, हम आपको अपने कंधे के साथ कंधा मिला के इस एनएलई के कानून के खिलाफ लड़ते हुए देखना चाहते हैं। और कल को अगर हमें ये लालच दिया गया कि आप लोग अपने जूनियर्स के लिए ये आवाज ना उठाएं, हम आपके बैच का एग्जाम्प्ट कर देते हैं, तो मैं और तलावान ऐसी किसी बात पे उनके साथ मुत्तफिक नहीं होंगे। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर सादिया को, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर, कि उन्होंने आपके लिए पहले तो वही बात है कि यार जिस तरह में कल भी बताया गया था कि आधी आवाम तो सोच के बैठी हुई है कि यार हो गया तो दे लेंगे। पहले तो बिल्कुल ही क्लियर माइंड कर लेना कि देना ही नहीं है, हमारा बनता ही नहीं है, तुमने देना ही नहीं है। एक अनफेयर पॉलिसी जो दे दी है, जब एक बिल्कुल उस तरफ से हम क्लियर हो जाएंगे ना, एक डायरेक्शन ले लेंगे कि हमने देना ही नहीं है, उसी टाइम पे हम जो है ना फोकस्ड हो सकते हैं और एक स्टैंड ले सकते हैं प्रॉपर। वरना कदम लड़खड़ाते रहेंगे और जो 2-4 बंदे भी खड़े होंगे वो भी गिर के साइड पे लग जाएंगे, और उनके लिए तो यही फायदे की चीज़ होगी। तो अभी हम लोगों की आपसे भी यही डिमांड है, जिस तरह पिछले आपके सामने है पिछले बैच की एफर्ट भी कि उन्होंने की और उन्होंने एग्जेम्प्ट करवाया, क्योंकि वो बनता ही नहीं था उनका, ना हमारा बनता है ना आप लोगों का बनता है। जो भी 5 साल PMDC के अंडर हम लोग रिकॉग्नाइज होके आए हैं, हम में से किसी का भी नहीं बनता। तो हमने अपने आप को उस चीज़ के अंडर नहीं लेना जो एक हमारे पे नाफिज फालतू में की जा रही है, कि जिसके अंडर हम रजिस्टर्ड भी नहीं हुए। अब आप लोगों से यही चीज़ हमारी डिमांड है, या कह लो कि हर एक की स्ट्रगल है ये नहीं है कि हम आपको अपने लिए खड़ा करवा रहे हैं, हर बंदा अपने लिए लड़ने निकल रहा है। अगर आपको लगता है आपका दोस्त नहीं निकल रहा, मैं भी नहीं चाहता, आप सोचें कि आपके लिए मतलब कल आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा कि आपने तो कोशिश भी नहीं की। इंसान की सिर्फ कोशिश काउंट होती है और मेहनत कभी भी रायगा भी नहीं जा रही होती। वो एक शेर सबने सुना होगा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो अगर अब हम सोच लें तो डट जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ हम पे नाफिज हो सकती है। कोई ना कोई उसका फ्रूट हमें ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो अभी तक एक डेट हमारी जो डिसाइडेड हुई है ना, वो 8 जनवरी की है कि उस दिन हमने कोई सेमिनार जुलाई की 8 जुलाई की डिसाइडेड है डेट कि उस दिन स्टूडेंट बॉडी भी हमारी अवेलेबल होगी, हमारे पास हम लोग भी होंगे। तो एक सेमिनार उस दिन अरेंज करने का, और OPD या रोड ब्लॉक का मैप है वो आपके साथ बाद में क्लियरली शेयर कर दिया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं बस कि जब आपको कॉल दी जाए कि अभी हमें एक बल्क ऑफ पीपल शो कराना है कि एक मेजॉरिटी पीपल हैं जिनको मसला है, सिर्फ बात करने से बातों में बात नहीं रहनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जितना कर सकते हैं उसको पब्लिक वहाँ पे करें। जो भी न्यूज़ आ रही होती है, जो हमारे यहाँ पे शेयर हो रही होती है फेसबुक पे, या वो वीडियोज़ आप सर्कुलेट करें, आप अपने व्यूज़ सर्कुलेट करें। ट्विटर ट्रेंड्स जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, वो आगे से ट्विटर ट्रेंड्स भी हम कोई करेंगे, तो वो आप उसमें भी हमारा साथ दें, और पब्लिक शो में भी आप हमारा साथ दें। तो इंशाल्लाह जब मिलके चलेंगे ना, तो वो तोड़ना मुश्किल हो जाता है बंदे को। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ठंडे नहीं पड़ना, लगे रहना है।
आप में से बहुत से लोगों के जहन में सवाल होगा, उसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ। शायद आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि हमारी वर्ड्स होंगी, हमारी क्लासेज होंगी, वर्ड वाले काम करेंगे, क्लासों वाले काम करेंगे, अटेंडेंस वाले काम करेंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे? तो ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हमारे भाई बहुत बड़े के बंदे हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि किसी वार्ड में किसी स्टूडेंट को नहीं रोका जाएगा और इस चीज़ को वाइडिया खुद इंश्योर करेगी, और इसीलिए आज हमने उन्हें यहाँ पे बुलाया है। और हमारे जहाँ पे जिस वार्ड में NLE की तहरीक के खिलाफ, जिस वार्ड में, जिस क्लास में और जिस डिपार्टमेंट में मसला हो, आप लोगों ने हमें बताना है ताकि उनसे हम खुद बात कर सकें, क्योंकि ये मसला हमारा है और ये तहरीक हमारी है, हमने लड़के रहनी है। और जहाँ पे मैं अपने इस तकरीब के सबसे इम्पोर्टेंट स्पीकर को बुलाना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मैं नारा लगवाना चाहता हूँ। मैं नारा लगाऊंगा, आपने बोलना है वाइडिया तालियों के साथ एक आखिरी मरतबा। तैयार है? मेरी जान जवानी वाइडिया, पंजाब की रानी, दिल धड़कन से पूछो, धड़कन भी बोले, मैं मर भी जाऊं, मेरी कब्र पे लिखना, पंजाब की रानी, मेरी जान जवानी। थोड़ा जोर से आवाज आ रही, मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी। और आप सबकी भरपूर तालियों में द टाइगर ऑफ LGH डॉक्टर अमाद यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से तकरीबन आपको चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दी हैं फैज़ान ने, अहमद ने, डॉक्टर सादिया ने। और मैं सलाम पेश करता हूँ ख़ास तौर पे डॉक्टर सादिया को। एक यंग हाउस ऑफिसर होके, एक फीमेल होके, शी डिसाइडेड टू फाइट अ वॉर जो कि ज़्यादा उनकी ज़्यादा आपकी जंग है। आपके जहन में ना बहुत से सवालात होंगे। कोई ये सोच रहा होगा कि ये शुगल है, स्ट्रेट वे बात है। कोई ये सोच रहा होगा पता नहीं हमें क्या मिलेगा। और काफियों के जहन में ये सवाल होगा कि ये तो इतनी हठधर्म हुकूमत है कि इसने किसी की नहीं सुनी, हमारी क्या सुनेगी। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप प्रोफेशनल लोग हैं, आप प्रैक्टिकल लोग हैं, और आप वो लोग हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिस्टम आपसे है। और एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है कि जब वो सिस्टम चोक होता है तो बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जो होते हैं ना फिरौन, वो आपके पैरों में गिर जाते हैं। वाइडिया पंजाब की ये तारीख रही है। अगर हमने शहबाज शरीफ जैसे ही गर्दन सरिया निकाल दिया है तो इमरान खान किस खेत की मूली है फिर? मुझे इतना हिस्ट्री का पता नहीं है, लेकिन जिस भी मुल्क में तलबा उठे हैं वो तहरीक कामयाब हुई है। जिस तहरीक को तलबा ने चलाया है वो तहरीक कामयाब हुई है। डॉक्टर्स की एक वाइडिया की अलग हिस्ट्री है मेरे ख्याल, जितना मुझे पता है। चाहे वो मलेशिया था, चाहे वो साउथ कोरिया था, चाहे वो चाइना था, या कोई भी मुल्क देख लें। इवन के आपकी आजादी को भी तलबा ने जब तक लीड नहीं किया, आप आजाद नहीं हो सके। तो आप वो ताकत हैं कि जिसका अंदाजा शायद आपको खुद भी नहीं है, क्योंकि आपको डराया जाता है प्रॉफ में सप्लियों के नाम पे। आपको डराया जाता है जी हम आपकी अटेंडेंस रोक लेंगे, आपको डराया जाता है दाखिले रोक लेंगे। तो ये फेज आते हैं। जो डराता है वो गद्दार होगा इस वक्त। अपने दिल से ये डर खत्म कर दें। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। अगर आज आप लोग अपने लिए खड़े नहीं होते तो कल को आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, इवन कि मैं भी खड़ा नहीं होऊंगा। ये स्टेट वेज की बात है बेटा। देखो, ये आपको दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन बात यह कि ये इशू किसी प्रोफेसर का नहीं है, ये इशू किसी एसोसिएट का नहीं है, किसी असिस्टेंट का नहीं है, किसी रजिस्ट्रार का नहीं है, किसी PGR का नहीं है। इवन के शायद इन एचओस का भी ना रहे। इनकी आधी डिमांड मानी जा चुकी है कि आप सिर्फ थ्योरी देंगे, आपसे हम प्रैक्टिकल वाइवा नहीं लेंगे।
लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट चल रही है, उसका कुछ तो मकसद होगा। एक शटअप कॉल तो देना बनती है। एक वकील की क्या औकात है कि वो बैठ के फैसले करे कि ये इम्तिहान देंगे तो पास होंगे, वरना हम इनको आगे जाने नहीं देते। और हम लेके रहेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, इमरान भी देगा आजादी, हम तुझसे भी लेंगे आजादी, तुम क्यों ना देंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, मेरे खून से लिखना आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मैं हमेशा एक वाकया इधर कोट करता हूं। 2013 में मैं हाउसजॉब में आया था एलजीएच के अंदर। एक माह बाद यहां के सिर्फ 120 हाउस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल कर टर्मिनेट कर दिया था, सिर्फ 120। और सिर्फ लाहौर जनरल अस्पताल का इशू था, और किसी हॉस्पिटल का इशू नहीं था, किसी वाईडी का इशू नहीं था, और हर जगह सिस्टम ठीक चल रहा था। 120 हाउस ऑफिसर ने उस वक्त के सेक्रेटरी हेल्थ, उस वक्त के मिनिस्टर हेल्थ और उस वक्त की सारी हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी को मजबूर कर दिया था। 2 हफ्ते बाद सेक्रेटरी खुद चल के आया था और एलजीएच के दरवाजे पे आके हमें ऑर्डर पकड़ा गया था कि आप लोग आपकी अपनी डेट से रिवर्ट कर दिए गए हैं। 120 का अगर इत्तेहाद ये कर सकता है तो सोचो अगर 400-500 तलबा इकट्ठे हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का क्या हाल होगा। यहां पे शायद कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, बड़ी मेहनत की इन लोगों ने, बड़े मतलब इनको बड़ा कुछ आता भी है, और कुछ तो ऐसे के जो जमीन आसमान एक कर देते हैं। ये मतलब वो लोग हैं जो ये भी मिसाल देते हैं कि हम तो जो ना वो चांद की रोशनी पड़ा करते थे, अपने बालों को इस तरह बांध दिया करते ताकि नींद ना आए। 10 मील दूर हमारा स्कूल होता था, और मैं एक मजदूर का बेटा था, कोई कहता मैं एक देहाती का बेटा था, और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ा सिस्टम को इम्प्रूव किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं उस उस्ताद को उस्ताद ही नहीं मानता कि जो अपने तालिबे, जो अपने स्टूडेंट्स की, जो उनके जायज हकूक की बात ही ना करे। वो फिर कहते हैं ना कि आपकी उनकी उस्तादी उन तक महदूद है। उस्ताद होता है कि जो हर मुश्किल वक्त में, हर अच्छे वक्त में आपको लीड करे, हर मुश्किल वक्त में आपको लेके चले साथ, और आपको थपकी दे के बेटा आपका ये हक, आपकी हक जो है आप हक पे हो। तला ने बात की, अहमद रजा ने बात की, फैजान ने बल्कि बात की कि उस प्रोफेसर ने कहा जी कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। तो सर सीधी सी बात यह है कि क्रेडिबिलिटी पे हमारी शक नहीं किया जा रहा, क्रेडिबिलिटी पे आपके शक किया जा रहा है। फिर एनएलई तो आप पे लागू होता है। पेपर आपने बनाया था, वाइवा आपने लिया था, सप्ली भी आपने लगाई थी, फिर डिटेन भी आपने किया, फिर अगले साल पास भी आपने किया। अगर उसके बावजूद भी हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक है तो इसका मतलब कि आप पे फॉल्ट है। तो लिहाजा फिर एनएलई जो है वो अगर लेना है तो अक्रॉस द बोर्ड सबसे लें, सिर्फ इसी बैच से क्यों। अगर पीएमडीसी जो बच्चे आप पीएमडीसी के अंदर दाखिल हुए थे ना, अगर आप भी वही पीएमडीसी के अंदर आए थे और वो भी उसी पीएमडीसी के अंदर आज से काफी साल पहले दाखिल हुए थे, तो उनका भी इम्तिहान लें। इम्तिहान लेना सबका लें फिर आप। एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि देखो आपस में बैठे हैं, कोई इट्स लाइक वी आर लाइक अ फैमिली, छोटे भाई हो छोटी बहनें हो, एनएलई देना है? मैं आज दोबारा पूछता हूं, देना है एनएलई? आखिरी बार पूछ रहा हूं, देना है? फिर जंग शुरू करें? सड़कों पे आने के लिए तैयार हो? ललकारने को तैयार हो? रास्ते में जो भी आएगा उसको पीछे फेंक दोगे? चाहे वो प्रोफेसर होगा, चाहे वो प्रिंसिपल होगा, चाहे मिनिस्टर होगा।
रही बात वाईडीए की, वाईडीए पंजाब का वतीरा रहा है, वाईडीए पंजाब की बदमाशी रही है, और वाईडीए एलजीएच का तो खास तौर पे वतीरा रहा है कि जो प्रोफेसर भी हमारे रास्ते में आता है हम उसको उठा के पीछे फेंक देते हैं। ये आपको वाईडीए इंश्योर करवाएगी, ये आपको आपके हाउस ऑफिसर इंश्योर करवाएंगे। जो फैजान ने बात की, अगर अपनी कॉज के निकलोगे तो किसी माई के लाल की जरूरत ही तुम्हें रोक के दिखाए तुम्हारे वार्डों से निकलने पे। अगर अपनी कॉज के लिए, मेरी बात कंप्लीट होने दो, अगर अपनी कॉज के लिए निकलोगे, अगर निकलोगे ना फुटे की नीयत से, स्टेट स्टूडेंट्स है ना, फुटे हम नहीं हमारे में, अगर निकलोगे ना फुटे की नीयत से तो एजेंसी यहाँ फिर रही होती है अस्पताल में। आपको मैं थोड़ी सी ना बात बता दूं, गवर्नमेंट आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती है। जो गैदरिंग यहाँ पे हो रही है ना, इसकी रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी एजेंसीज को जी के फलाने हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स गैदर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये रिपोर्ट आईबी जनरेट करता है, फिर वो आके देता है, और उनको ये पता होता है जब आप सड़क पे आते हो वो उनको पता है कौन डॉक्टर है, कौन स्टूडेंट है, कौन हाउस ऑफिसर है, या कौन पीजीआर है, ये सारा पता होता है उनको। वैसे ही पता ना आपकी हमारी एजेंसी काफी माशाल्लाह हम लिखते हैं ISI आप हमारी बड़ी अच्छी एजेंसी है, टॉप क्लास, तो वो इसी तरह काम करते हैं। डिफरेंट आगे उनकी ब्रांचेस होती हैं। ये बात आपने अपने ज़हनों में बांध लो बेटा, अगर आप लोग यूनाइट हो जाओगे, आप लोग एक कॉज के लिए नियत से निकलोगे ना, तो शायद हम हफ्ते में जीत जाएं। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल हाफ हार्टेडली जीतोगे, मतलब कि दिल किया आगे चलो तुम चली जाओ, मैं पैकेज जा रही हूं, उन्होंने कहा तू चला जा, लड़कों ने कहना तुम चले जाओ, मैं जरा सिगरेट पी के आता हूं, मैं कैफे जा रहा हूं, मेरे दोस्तों का मीटअप है, तो इस तरह जीत नहीं सकते आप लोग। आपकी पीएमसी को देखा किसी ने? पंजाब मेडिकल कोई फैसलाबाद की किसी ने रैली देखी? एनएलई की देखिए रैली, आपने उससे बड़ी रैली निकालनी है, उससे बड़ा पावर शो करना है आपने। प्रोफेसर की जिम्मेदारी मेरे पे, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी मेरे पे। जो आपको रोकेगा या जो आपको ये डिफेंड करेगा ना कि बेटा आपको एनएलई देना चाहिए, आपने सिंपल कहना सर चले इकट्ठे देते जाके, आप भी बड़े, मैं भी कागज करता हूं। आपने भी आज से 30 साल पहले एग्जाम पास किया था FCPS का, MS का, क्या क्रेडिबिलिटी कि आपने नया नॉलेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप हमें शो तो करें। जो सिस्टम, पता है अमेरिका में सिस्टम क्या है? फैजान एक बात स्किप कर गया था, हर 5 साल बाद एवरी कंसल्टेंट, एवरी डॉक्टर हैज टू प्रूव हिज क्रेडिबिलिटी। सिर्फ चंद लोग ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक वकील के आगे ये लोग बेबस हो चुके हैं। शर्म का मुकाम है इन प्रोफेसरों के लिए कि आप लोग इतनी बड़ी लॉट हैं, पूरे पाकिस्तान की एकेडमिक काउंसिल बैठ के फैसले करते हैं, यहाँ पे हम ये कर देंगे, यहाँ पे बाथरूम बनना चाहिए, यहाँ पे हॉस्टल ऐसे बनना चाहिए। कभी एकेडमिक काउंसिल ने बैठ के फैसला किया कि एनएलई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि इनको अपनी नौकरियां अजीज हैं, इनको अपनी कुर्सियां अजीज हैं। शर्म का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए कि जो आज अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं हो रहे। मैं दुआ करूंगा कि फिर मैं तो धरना देके बैठूंगा पीएमसी के सामने कि ये भी एनएलई देंगे, आप एनएलई हमारे प्रोफेसर से भी लें। फिर आप थोड़ा सा इस लड़ाई के अंदर थोड़ा सा हर्ज हो सकता है। हमारी भी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हाउस ऑफिसर हाउस जॉब की बजाय यहाँ बैठे हुए हैं। एक दिन आपने निकलना है, उस दिन कोई क्लास नहीं होगी आपकी, लेकिन इस बात को मैं इंश्योर, मेरी भी एक एजेंसी हॉस्पिटल के अंदर ना इंश्योर करवाऊंगा कि जिस क्लास की स्ट्रेंथ नहीं आएगी या जो क्लास इधर भी नहीं आई और सड़क पे भी नहीं आई, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। जो क्लास रोड पे आएगी और आगे बताएगी जी हम 3rd ईयर है, 4th ईयर है, फाइनल ईयर है, उसकी जिम्मेदारी YDA LGH उठाएगी। और
ये बात इंश्योर करवाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि आपको रोकेगा। जो रोकेगा उसको हम ब्लैक शीप डिक्लेयर करेंगे पब्लिकली, और जो रोकेगा, जो लाइन खींचेगा हमारे साथ कि नहीं जी मैं तो लाइन के उस तरफ हूं, तो फिर हम बताएंगे कि लाइन के उस तरफ वाला हमारा दुश्मन होगा और लाइन के इस तरफ वाला हमारे साथ होगा। अपने जहनों को आज खोल लो, सोच लो दोबारा। 8 तारीख को या 9 तारीख को, 8 जुलाई को ये लोग जो फैसला करेंगे, ये एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मेरी ख्वाहिश होगी कि 2% या 3% फ्रॉम ईच क्लास आप लोग इस मूवमेंट को लीड करें, आके वॉलंटरली आगे आए, लीड करें कि हमने कैसे, हमने इस तरह करना है, इस तरह करना है। वी विल फुली सपोर्ट यू। आई विश के हाउस ऑफिसर्स का मिलके एक स्टूडेंट बॉडी बने पूरी एलजीएच की, जो कि अपनी मूवमेंट को खुद लीड करेगी। फैसले आप लोग करेंगे, आप लोग डायरेक्शन देंगे कि हमने आज सड़क पे आना है, हम सड़क पे आएंगे। आप लोग मुझे बताएंगे अमार भाई हमने ओपीडी बंद करनी है, तो एलजीएच की ओपीडी तलबा के कहने बंद होगी। आप लोग कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि हमने पीएमसी जाके बैठना है, पीएमसी जाके बैठेंगे। आप लोग कहेंगे हमने अली रजा का पुतला जलाना है, हम वहां वो करेंगे। आप लोग कहेंगे कि हमने किसी के घर का घेराव करना है, हम घेराव करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं फैसले आप लोग करें, आगे आए, अपनी मूवमेंट को खुद लीड करें। जब तक आपका इंटरेस्ट जिंदा रहेगा, लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। याद रखना, जब तक आपका इंटरेस्ट अपनी कॉज के साथ रहेगा, जेन्युइनली लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। वरना यहाँ पे वो मैं उसी नहीं बात कर, लीडर बनने का शौक हर किसी को है, वर्कर बनने किसी को नहीं है। वर्कर बन के काम करूंगा आपके साथ, कभी आपको ये नहीं करूंगा ऐसे कर लो। अगर आप लोग कहोगे हमने इस हद तक जाना, ये हमारी कट ऑफ वैल्यू है, मुझे क्या एतराज है। आज आप लोग फैसला कर देंगे कि हमने ये चीज लेनी है, ये चीज नहीं लेनी, तो मैं कहूंगा ठीक है, आपका फैसला है। असल डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। आप पे किसी किस्म की कोई चीज एज अ वाइडे इंपोज नहीं की जाएगी, क्योंकि जंग बेटा आप लोगों की है। ये मैं श्योर जरूर कहूंगा, जो मेरी डोमेन है, हॉस्पिटल में आपको कोई रोके ना, आपको सड़क पे आने से कोई ना रोके, आपकी कॉज के लिए आपको आने से कोई ना रोके, आपको कोई धमकी ना देगी। मैं धमकी भी देगा तो उसको मतलब मुझे सेट करना आता है। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको सेट किया हुआ हमने, क्योंकि हमने खुद सस्पेंशन भुगती हुई है। तो मेरी आखिरी बात आपसे ये, कि शेष मुझे नहीं आते। आज वादा कर लो कि हमने एनएलई, अब मैं एक नारा लगवा रहा हूं, वी रिजेक्ट, 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 वी रिजेक्ट। शुक्रिया। तमाम क्लासेस जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सीआर को नाम लिखवा दें, ताकि इस तहरीक का बाकायदा आगाज किया जा सके। आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, वरना हम इस मीटिंग को बर्खास्त करते हैं। किसी का कोई सवाल, किसी के जहन में कोई शक, कोई शुबा, कोई खौफ, कोई मसला, परेशानी, आप बता सकते हैं। बाकी ये है कि अपनी सनस्क्रीन लेके आइएगा, क्योंकि काले ना हो जाए। तहरीक भी चलानी है और आगे भी चलाना है सिस्टम। और आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नाम अपने सीआर्स और जीआर्स को पहुंचा दें। आपकी सीआर्स और जीआर्स हमारे एडमिन पैनल पे होंगे, उनको साथ लेके आपके साथ ही तहरीक चलेगी। बहुत शुक्रिया। लॉन्ग लिव स्टूडेंट बॉडी ऑफ अमीरुद्दीन। गॉड ब्लेस यू।